Good morning everyone to this session of lecture number 2 fast track batch of CA final. आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक अपन ने कल शुरू किया था, लेकिन टॉपिक कंटिन्यू करने के पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो पहली फुर्सत में लेक्चर से बाहर निकल है, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। बराबर मैं पहले बता रहा हूं, कल भी मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरे को एफआर कुछ याद ही नहीं आ रहा। मेरा एक ही सवाल था, आपने जब भी जिससे भी क्लासेस की क्या आपने डेली रिवाइज किया? वो बोले नहीं सर। तो मैंने बोला फिर आपको याद नहीं आएगा। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं आएगा। हाँ समझ रहे हो? तो मतलब ये वो बीवी की तरह है जिसको अगर तुम रोज नहीं, ये वो गर्लफ्रेंड की तरह है जिसको तुम रोज नहीं पूछोगे तो छोड़ के चले जाएगी, है ना। चलो एनीवेज, तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने शुरू कर दिया था इंडेक्स 1 के साथ। मैं आपको फटाफट से एक बार इंडेक्स 1 रिवाइज करा दूं, अपन ने क्या क्या शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कंप्लीट सेट ऑफ इफेक्ट्स। कुछ चीजें पक्का पक्का बनती है, लेकिन उसमें एक चीजें थी जो सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने पे बनती है, और वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। बराबर, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर के डे 1 की बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट। 4 पॉइंट है, 4 में से कोई भी एक मीट करना है। पहला पॉइंट था रियलाइज्ड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, सेकंड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तीसरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, चौथा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक्सेप्ट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसको हम करंट नहीं मानेंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो करंट मान लेंगे। उसके अलावा हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। अगर अपन करंट लाइबिलिटी के डेफिनेशन की बात करें, अगेन उसके अंदर 4 पॉइंट थे। बराबर, वो बोलते हैं एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहां एक खास बात ये देखी, यहां वर्ड था ड्यू 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 टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने आपको वो चीज बताई थी। उसके अलावा था हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और चौथा था इफ इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट। अगर डिफर करने का अपने पास ऑप्शन नहीं है तो करंट, अगर डिफर अपन खुद के मर्जी पे कर सकते हैं तो क्या है वो नॉन करंट। बराबर, क्या यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आपको आज एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है ब्रीच 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 ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। ठीक है, अगेन अपन कल वाला ही मेथड फॉलो करेंगे। फटाफट से अपन लिखना शुरू करेंगे ब्रीच के रिगार्डिंग। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट का अपन हेडिंग दे देंगे। जल्दी देखो, नॉर्मली अपन फास्ट ट्रैक में, अगर आप नॉर्मल फास्ट ट्रैक देखो किसी का भी, तो आप होते क्या है उसके अंदर आप है ना सिर्फ रीड करते हो, बट मेरा ये मोटिव है कि अपन फटाफट से नोट्स बनाए, तो उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। तो हम बोल देंगे हेडिंग देकर जल्दी जल्दी, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो आपको मैं एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूं, ये चीज सुनना। सपोज दो इंसान है। बराबर, एक है देना बैंक। ठीक है, एक देने वाली बैंक, जो देना बैंक लोन देते रहती है। अच्छा ठीक है, तो इसने ना लोन दिया मुझे 1 अप्रैल 12 को। ठीक है, किसको लोन दिया? लोन लेने वाला आदमी इस दुनिया में एक ही है, और हुई जी आकाश कंदोई। तो आकाश कंदोई को उसने लोन दिया। ये खड़ा है एके लिमिटेड। ठीक है सर, कितने का लोन दिया? अब आप बताओ, बड़ा आदमी है, छोटे मोटे लोन लेने वाला है क्या ये आदमी? द आंसर इज नो, ही ऑलवेज बिलीव्स इन बिग लोन्स। बराबर, तो उस केस में लोन कितने का लिया? लोन लिया 500 करोड़ रुपए का। 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, कितने साल का लोन लिया? 10 साल का लोन लिया। अब है ना, हुआ क्या सुनना, दिस लोन हैज अ कंडीशन इन इट। ये लोन के ऊपर एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या अपन समझने का ट्राई करते हैं। दैट कंडीशन इज, बैंक ने पहले पूछा, ए आकाश कंदे सुनना, तेरे को लोन क्यों चाहिए? तो मैंने बोला बिजनेस करूंगा, है ना। बैंक ने मुझे पूछा, आकाश कंदे तेरे को लोन क्यों चाहिए? मैंने बोला बिजनेस करूंगा। ठीक है, तो बैंक बोलता है बिजनेस करने का खुद के पैसे से करना, मेरे पैसे से बिजनेस क्यों कर रहा है ना। तो आकाश बोलता है खुद के पास तो पैसा नहीं है। तो बैंक बोलता है अबे अगर पैसा डूबेगा तो मेरा डूबेगा। तो इसलिए बैंक ने बोला पैसा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, जितना बिजनेस में तुम मेरा लोन का पैसा लगाएगा उतना तुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राइट, तो है ना। अब ये लोन के ऊपर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या, ध्यान से सुनना। बराबर, वो कंडीशन ये है कि 15 मार्च 13 तक, 15 मार्च 13 तक प्रोमोटर को भी कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। कितने का? 500 करोड़ का। अगर प्रमोटर नहीं लाया, इफ द प्रोमोटर फेल्स, इफ ही फेल्स, प्रोमोटर मतलब ये आकाश कंदे को लाना, आकाश कंदे के प्रोमोटर को लाना पड़ेगा। इफ ही फेल्स, then loan becomes repayable on demand. If he fails, the loan becomes repayable on demand, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब अगर प्रमोटर इस दिन तक पैसा नहीं लाया तो लोन करंट बन जाएगा।
क्योंकि लोन फिर तुरंत रीपे करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। ठीक है, जब तक ब्रीच नहीं होता, जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक लोन क्या रहेगा। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट डे पे, 1 अप्रैल 12 को अगर आपसे कोई पूछे कि लोन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, बराबर, तो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक तो लोन नॉन करंट ही रहेगा ना। तुम समझ रहे हो क्या? अरे जब तक सीए में एग्जाम देकर अटेम्प्ट ना लगे तब तक तो तुम पहले अटेम्प्ट वाले कहलाओगे ना। बस मैं भी यही कह रहा हूं। अभिषेक बोलता है इतना पैसा तो लेके भाग ही जाने का। ओ भाई, माल्या वाली बातें नहीं करने का अपने साथ में, ठीक है, कि भाग जाओ ये कर लो वो कर लो। स्क्रीन हट गई क्या? स्क्रीन आजा बेटा, आजा बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? वापस रुको, ठीक कर देते इसको। हाँ, अब आएगी। हाँ, तो जब तक ब्रीच नहीं होता, परफेक्ट आंसर है प्रणव, ख्याति, शिरीन, वेणुगोपाल, पूजा एंड अस्मिता, परफेक्ट है। ठीक है, तो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक तो लोन नॉन करंट रहेगा, एकदम करेक्ट। अच्छा, तो ब्रीच होने के पहले तक नॉन करंट चिल्लाने का ध्यान रखना। तो अभी सपोज अगर मैं आपको 31 दिसंबर को पूछूं लोन क्या रहेगा, तो सर 31 दिसंबर तक अगेन ब्रीच नहीं हुआ है, हमारे पास तो 15 मार्च तक का समय है। तो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक तो नॉन करंट है। अच्छा, ब्रीच होने के लिए इस दिन तक पैसा लाना है। अच्छा, मैं बोलूं ये दिन के एक दिन पहले तक भी लोन नॉन करंट रहेगा। अगर मैं आपको 14 मार्च को आके पूछूं कान में कि सुनना ये सुनना लोन को क्या बोलूं, तो तुम एक दिन पहले भी लोन को क्या बोलने का, एक दिन पहले भी लोन को करंट ही बोलने का। ठीक है, ध्यान रखने का ये वाला पार्ट, और लिखते हुए चलना मेरे साथ, पहले बता रहा हूं। और अगर तुम भाई सो रहे, सुबह का टाइम है, सो रहे हो ना भाई, चाय मार के आओ मुंह पे, चाय पी के मतलब मार के आओ मुंह पे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो मैंने क्या बोला जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक तो लोन नॉन करंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 साल का पीरियड है तब तक तो। अब ठीक है, हुआ क्या सुनना, अब मैं आपको मल्टीपल केसेस बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला केस ए, केस ए मैं बोलता हूं ऑन 15 मार्च 2023 प्रोमोटर्स डिफॉल्टेड। ठीक है, प्रोमोटर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट मार दिया। अब जैसे प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मारा, अब मुझे बताओ ईयर एंड पे अगर आपसे पूछूं लोन क्या हो जाएगा, 23 मतलब वही 30 ना, 13 सॉरी। जैसे ही प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मारा लोन क्या बन जाएगा। तो अगर आपसे ईयर एंड पे कोई आके पूछे सुनना बता लोन क्या बोलूं, तो आप बोलोगे लोन बन जाएगा करंट। लोन क्या बन जाएगा, करंट। अच्छा सॉरी, ये करंट नॉन करंट होना चाहिए ना, मैंने गलत लिख दिया। अच्छा वो बताया आपने, मतलब अटेंटिव तो हो आप लोग, बराबर। 14 को भी लोन नॉन करंट रहेगा, यस यस सॉरी। हाँ, तो एक दिन पहले तक भी लोन क्या रहता है, नॉन करंट रहता है, बराबर। अब मैंने बोला केस ए, 15 को प्रोमोटर डिफॉल्टेड, प्रोमोटर पैसा नहीं लाया, तो ईयर एंड पे लोन आपके लिए क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। सिंपल है ये वाला पार्ट क्या, यस। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। सेकेंड केस, केस बी, केस बी, सपोज 15 मार्च को प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मार दिया, प्रोमोटर डिफॉल्टेड। ठीक है, अब हुआ क्या, डिफॉल्ट मारते ही 16 को, 16 को हम गए बैंक के पास, हम ऐसे भाग भाग के बैंक के पास गए कि बैंक थोड़ा माफ कर देना। तो बैंक बोलता है क्यों माफ करूं, तो मैंने जेब से निकाली बंदूक, टेबल पे रखी, मैंने बोला बैंक माफ कर देना। बैंक बोलता है अरे आकाश सर आप तो बुरा मान गए, है ना, आकाश सर आप तो बुरा मान गए। तो हमने क्या किया, हम 16 को गए, ठीक है, पहले हमने डिफॉल्ट किया, ठीक है, डिफॉल्ट होते लोन करंट बन चुका। हम 16 को गए और बैंक को बोला बैंक थोड़ी सी और मोहलत देना, है ना, थोड़ा सा और मोहलत देना। तो 16 को हमने बैंक से मांगा ग्रेस पीरियड। क्या मांगा हमने, ग्रेस पीरियड। अब ये ग्रेस पीरियड कितने समय का बैंक से मांगा हमने, हमने बोला बैंक को बोला कि 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। हमने ग्रेस पीरियड मांगा 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये ग्रेस पीरियड क्या है, इस ग्रेस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस ग्रेस पीरियड बैंक कैनॉट डिमांड मनी फ्रॉम यू। ड्यूरिंग दिस ग्रेस पीरियड बैंक कैनॉट डिमांड मनी फ्रॉम यू। माई क्वेश्चन अगेन इज 31 मार्च 13 को ये लोन क्या बन जाएगा। माई क्वेश्चन अगेन इज 31 मार्च 13 को ईयर एंड पे भी ये लोन क्या कहलाएगा, बराबर। तो सबसे पहले ग्रेस पीरियड के दौरान मैंने क्या बताया आपको, बैंक आपसे पैसा नहीं मांग सकता, ठीक है, बैंक कैन नॉट डिमांड पेमेंट। तो मैं बोलूं अगर आप देख रहे हो तो 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बैंक कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम यू, है ना।
तो उस केस में लोन क्या बन जाएगा? ईयर एंड पे। मुझे किसी ने आंसर किया है क्या अब तक? परफेक्ट आंसर है। ईयर एंड पे लोन क्या बन जाएगा? अब ईयर एंड पे लोन नॉन करंट ही रहेगा ना। ईयर एंड पे लोन क्या रहेगा आपके लिए? नॉन करंट ही रहेगा। अरे सिंपल सी चीज है ना भाई, तुम समझ लो। प्रॉपर्टी डिफॉल्ट मारा ठीक है, लोन करंट हो गया ठीक है, लेकिन तुमको ग्रेस पीरियड 2 साल का मिला है, जहां तक 2 साल तक तुमसे बैंक पैसा नहीं मांगने वाला। और जब ऐसा होता है तो उस केस में लोन वापस से क्या बन जाता है? लोन वापस से बन जाता है नॉन करंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अरे यस और नो? परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वासु, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड आकाश, सही है। ठीक है, मतलब तुमको समझ रहा है नॉर्मल लॉजिक के बेसिस पे। अच्छा केस सी लेता हूं। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर ग्रेस पीरियड अगर कम छोटा होता तो? बताता हूं ना मैं आपको। सपोज ऑन 15th March 13 प्रोमोटर्स डिफॉल्टेड, प्रोमोटर ने डिफॉल्ट मार दिया, ठीक है, बट 16th March 13 को हमने मांगा ग्रेस पीरियड। अब वो ग्रेस पीरियड कितने समय का मांगा? ओनली 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ओनली 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब मैं बोलूं ग्रेस पीरियड इज लेस देन 12 months वाला। ग्रेस तो मांगा लेकिन ग्रेस 12 महीने से कम का मांगा। पहले डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद ग्रेस मांगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 31 March 23 को हम लोन को क्या बोलेंगे? 31 March 23 को हम लोन को क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूँ नॉर्मल सी बात है, अगर आपका ग्रेस पीरियड 12 महीने से ज्यादा था तो आपने लोन को नॉन करंट बोल दिया था, लेकिन अगर आपका ग्रेस पीरियड 12 महीने से कम का है तो आप लोन को क्या बोलोगे? आप लोन को बोलोगे करंट, बराबर। आप लोन को क्या बोलोगे? करंट। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन क्या? अरे यस और नो? परफेक्ट, ठीक है, सही है, एकदम ही मजा आ गया भाई साहब। कैन वी प्रोसीड फर्दर क्या? कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस परफेक्ट, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी। जबरदस्त, ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आता है केस डी, ठीक है, लेट्स प्रोसीड विथ केस डी। चलो, अब ये केस डी बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब मैं बोलूं ऊपर हमने क्या कंक्लूड करा? ऊपर हमने कंक्लूड करा कि अगर ग्रेस पीरियड अच्छा किसी ने बोला 15th March को क्या बोलेंगे? अरे जिस दिन डिफॉल्ट हो गया उस दिन तो करंट बन ही जाएगा ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ सुनना, मतलब मैं कंक्लूड कर दूं अगर ग्रेस पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है तो वो नॉन करंट हो जाता है लोन, ठीक है। और अगर ग्रेस पीरियड लेस देन 12 months का है, अगर ग्रेस पीरियड लेस देन 12 months का है तो लोन क्या हो जाता है? करंट हो जाता है, बराबर क्या? ध्यान रखना, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म समरी आपको लिखा सकता हूं इधर चाहिए तो। आफ्टर डिफॉल्ट अगर ग्रेस पीरियड मोर देन 12 months का है तो नॉन करंट, अगर ग्रेस पीरियड लेस देन 12 months का है तो करंट, बराबर। अच्छा सर ग्रेस पीरियड अगर एग्जैक्टली 12 months का हुआ तो एग्जैक्टली तो वो नॉन करंट ही कहलाएगा। तो वो मैं इसमें लिख दूं ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू और मोर देन 12 months। एग्जैक्टली 12 months का है तो भी नॉन करंट में डालने का उसको, मतलब जब वो एग्जैक्टली 12 months का है तो ट्रीट इट लाइक मोर देन 12 months। सिंपल, ठीक है क्या? चलो, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब मुझे आपसे ना एक बड़ा मस्त वाला केस डिस्कस करने का है, ठीक है। आई विल डिस्कस अ वेरी गुड केस विथ यू एंड दैट इज गोइंग टू बी केस डी, ठीक है। हम अभी केस डी डिस्कस करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है केस डी? सुनना, केस डी बोलता है, केस डी बोलता है सपोज, अब मुझे बताओ अगर हमको पता है हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमको पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, 15th March को हम पैसा नहीं ला पाएंगे, तो क्या हम लास्ट तक जाके वेट करेंगे क्या? विल वी वेट टिल 15th March कि आ भाई बैल मुझे मार, उड़ता तीर को तो ना लेंगे अपने पास, बाय बाय तीर, ऐसा तो ना करेंगे? अगर अपने को पता है कि 15th March तक अपने पास पैसा नहीं आने वाला है ना तो हमने डिफॉल्ट तक का वेट ही नहीं करा, ठीक है। हमने क्या किया,
बिफोर डिफॉल्ट ओनली, बिफोर डिफॉल्ट, बिफोर डिफॉल्ट दैट इज, समझ लो डिफॉल्ट 15 को होने वाला था ना, हमने 15 तक का वेट ही नहीं किया, बराबर। हम चले गए 10 मार्च को, 10 मार्च 13 को हम चले गए बैंक के पास, और हमने जो कंप्लायंस डेट थी, एक्सटेंडेड द कंप्लायंस डेट बाय 6 मंथ्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मली आपको ये बोला था ना कि 15 मार्च तक पैसा चाहिए, वो कटवा के अपन ने क्या किया, वो कटवा के अपन ने इसका 15 सितंबर करवा दिया, वो कटवा के अपन ने इसका 15 सितंबर करवा दिया, ठीक है। मतलब हमने ब्रीच होने दिया ही नहीं, हमने डिफॉल्ट होने दिया ही नहीं, डिफॉल्ट होने के पहले ही हम जो अपनी डेट है, ओरिजिनल डेट है, उसी को एक्सटेंड करवाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हमने डिफॉल्ट होने दिया ही नहीं, डिफॉल्ट होने के पहले ही हम जो ओरिजिनल डेट थे उसको एक्सटेंड करवा के आ गए। माय क्वेश्चन इज, अगर आपसे कोई ईयर एंड पे पूछे, अगर आपसे कोई ईयर एंड पे पूछे कि लोन क्या रहेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ईयर एंड पे लोन क्या रहेगा। मेरे को शंकर ने आंसर किया है, चिराग ने करंट बोला है, शंकर ने नॉन करंट, शिखा ने नॉन करंट, नवनीत ने नॉन करंट बोला है, और नवनीत ने मेरे को एक बहुत अच्छा रीजन भी दिया, सुनना। सर ये लोन क्या रहेगा, द करेक्ट आंसर इज लोन विल स्टे नॉन करंट। है सर लोन नॉन करंट क्यों, वो तो 6 महीने से एक्सटेंड करवाई अपन ने। एक मैंने आपको बात बताई थी, जब तक ब्रीच ना हो, ब्रीच होने के एक दिन पहले तक लोन नॉन करंट रहता है, बताया था मैंने। ब्रीच होने के एक दिन पहले तक लोन नॉन करंट रहता है। जहां आपने ब्रीच होने दिया ही नहीं, जहां आपने ब्रीच होने दिया ही नहीं, उधर तो लोन नॉन करंट ही रहेगा ना यार। मतलब मैं बोलूं जहां ब्रीच हुआ ही नहीं है, द लोन विल रिटेन इट्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, बराबर क्या। तो जिधर ब्रीच हुआ ही नहीं, मैं बोलूंगा नो ब्रीच येट, नो ब्रीच येट, therefore loan retains its original classification। जब तक ब्रीच हुआ ही नहीं, तब तक लोन विल रिटेन इट्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर क्या, नहीं आदर्श फिर भी नॉन करंट ही रहेगा। क्लियर है क्या वाला पार्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं आपसे एक बार ओरल टेस्ट ले लूँ क्या, आपका ओरल टेस्ट, मुझे ओरल टेस्ट लेना एक बार, तो मेरे को समझेगा आपको कितना समझा है कितना नहीं समझा है, ठीक है। एक बार फटाक से मैं ओरल टेस्ट ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, ठीक है। शांति से पढ़ना। सबसे पहला, जब तक ब्रीच ना हो, जब तक ब्रीच ना हो तब तक लोन नॉन करंट रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है। तो जब तक ब्रीच नहीं होता हम लोन को नॉन करंट बोलेंगे, नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट। अच्छा, केस है ब्रीच हो गया, कोई ग्रेस की बात नहीं किया, सीधा ब्रीच हो गया, तो जिस दिन ब्रीच हो गया उस दिन से लेकर जिंदगी भर तक लोन करंट हो जाएगा, जब तक पे नहीं कर रहे हो। अच्छा, केस बी, अगर ब्रीच हो गया, अगर ब्रीच हो गया, ठीक है, ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांगा, और ग्रेस या तो 12 मंथ्स का मांगा या मोर देन 12 मंथ्स का मांगा। ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांगा या तो 12 मंथ्स का मांगा या मोर देन 12 मंथ्स का मांगा, तो उस केस में लोन विल बी नॉन करंट अगेन, परफेक्ट। अच्छा, ब्रीच हो गया, केस सी, ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांग, ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांगा और ग्रेस मांगा लेस देन 12 मंथ्स का, बराबर, तो उस केस में दो लोन विल बी करंट, बराबर, क्योंकि ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का ब्रीच होने के बाद मांगा है। अच्छा, केस डी, सबसे मजबूत वाला, सर ब्रीच होने दिया ही नहीं, ब्रीच होने के 5 दिन पहले से भाग के गए, 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 और बैंक को बुलाया, बैंक सुनना, डेट एक्सटेंड कर लेना, बराबर, तो ब्रीच होने के पहले डेट एक्सटेंड करवा ली। अब अगर ब्रीच होने के पहले आप एक्सटेंड करवाते हो तो उस केस में फर्क ही नहीं पड़ता एक्सटेंशन कितने महीने का है, ब्रीच नहीं हुआ ना तो लोन नॉन करंट रहेगा, जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक लोन नॉन करंट रहेगा, कहानी खत्म, दैट्स इट। क्लियर है क्या वाला पार्ट, क्लियर है वाला पार्ट क्या, परफेक्ट। तो मैं इधर समरी बनाई थी मैंने कि आफ्टर डिफॉल्ट ग्रेस पीरियड अगर इक्वल टू मोर देन 12 है तो नॉन करंट, ग्रेस पीरियड लेस देन 12 है तो करंट, ठीक है। मैं बोलूं बिफोर डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होने के पहले ही चले जाते तो उस केस में ग्रेस पीरियड 12 मंथ्स का हो या लेस देन 12 हो, बराबर। इफ नो डिफॉल्ट देन लोन स्टेज as non-current, assuming of course the tenure is very high, assuming the tenure is very high। is this clear to everyone, yes or no, सबको समझता है ये वाला पार्ट, सिंपल सा, yes। मजा आ गया, आप लोग एकदम मजा आ गया भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूं
तुम लोग को है ना ये झपकी वपकी लेना मत, पहले बता रहा हूँ, और घर पे आके ऐसा कट्टू दूंगा एक, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, केएसडी के पीछे लॉजिक क्या है? मीन वो सेटल होगा ही ना 12 मंथ्स के अंदर। आदर्श बोलता है सर केएसबी में ऐसा क्यों बोलते हो, वो 12 महीने में सेटल तो होने वाला है ना। अरे किसने बोला भाई, अगर प्रमोटर इस दिन तक पैसा ले आया तो लोन का टेन्योर 10 साल था भाई, 10 साल, क्यों सेटल होएगा वो 12 महीने के अंदर? कैसी बातें कर रहे हो तुम? समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अरे भाई वो प्रोमोटर को पैसा लाने का दिन बदला है, प्रोमोटर अगर इस दिन तक पैसा ले आया तो वो तो 10 साल का लोन है, वो जल्दी क्यों सेटल होएगा फिर? माता खराब थोड़ी ना उसका। चलो ठीक है, मतलब तू बोल रहा है ना, तू बोल जान दे, अभी तो कोई एग्जांपल देता था अच्छा वाला, लेकिन छोड़, जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो ये कहां लिखा हुआ है पॉइंट सर? इस पॉइंट के बारे में किताब में अगर आप देखोगे तो ये रहा, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, ये वाला पॉइंट दिखता है आपको? यस, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बोल दूं नोटबुक के अंदर एग्जांपल रेफर करने का। परफेक्ट, चलो। ओके क्या और कोई क्वेरीज है क्या? देखना था मुझे। अंजलि, उसका बाद इंडेस 10 में होएगा सर, सपोज लोन पेमेंट इज 34 एंड ग्रेस पीरियड विल बी 13 मंथ्स आफ्टर ब्रीच। देखो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड की वाली बात है ना, इंडेस 10 में होती है, वो यहाँ कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। चलो, तो ये पॉइंट आप घर पे बाद में रीड कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी लिखा दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपको मैं इंडेस 1 का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, मेरे को इंडेस 1 का एक बार चार्ट दिखाने दो। ये रहा मेरा इंडेस 1 का चार्ट, ठीक है। अब मेरे इंडेस 1 के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा क्या क्या हो चुका है, जो मैंने 3 रेड चीजें बताई थी, इंडेस 1 वैसे भी आप छोड़ने वाले की बातें कर रहे थे, छोड़ना मत, जितना मैंने बताया उतना करके चले जाना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, करंट एसेट वाला डेफिनेशन, करंट लाइबिलिटी वाला डेफिनेशन और ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। सिर्फ इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ही पार्ट आपको एग्जाम के लिए भी करके जाना है, इससे ज्यादा आपको एक भी वर्ड पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा इंडेस 1 में बाकी जो भी चीज है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव वन रीड टू इट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्रिटिकल नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्रिटिकल है, अब तो अपन इंडेस 1 के कंसेप्चुअली अपने को इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब सर कंसेप्ट हो गया इंडेस 1, यस इतना ही है कंसेप्चुअली इंडेस 1, ठीक है। अब उसके बाद अब मुझे कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात करनी है, ठीक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऑफकोर्स क्वेश्चंस तो अपन करने वाले इंडेस 1 के भी, बट क्वेश्चंस करें उसके पहले मुझे आपको एक बैकग्राउंड देना है, ठीक है। तो समझने का ट्राई करना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मोमेंट है, तू ना देख बेटे, ये भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता बिजाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है, ठीक है। अब सुनना, मैं एक बार चैट खोल लेता हूँ, मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है। हाँ चलो ठीक है, दिख गई चैट दिख गई। हम्म, एक सेकेंड, हाँ दिख गई, चलो ठीक है। अब सुनना, अपने पास है ना, आपको पता है ना एफआर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? कंसेप्ट पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है ना एफआर में आपका सबसे बड़ा डर पता है किधर है? सर कितने क्वेश्चन है एफआर में? अगर मैं रेपिटेटिव क्वेश्चन निकाल दूं और सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन देखूं तो देर आर टोटल 1300 क्वेश्चन, 1300 क्वेश्चन अप्रोक्स। आप बोलोगे है माता सर इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये? अब सुनना, तो अपने पास ये जितने भी क्वेश्चंस है, तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड है। व्हाट डज द क्वेश्चन बैंक इंक्लूड? मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, और मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन अगर मॉड्यूल वाला कोई क्वेश्चन आरटीपी में ऑलरेडी रिपीट हुआ है तो मैंने वो रिपीट वाला क्वेश्चन लिया नहीं है, सिर्फ नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस। मतलब आरटीपी एमटीपी का सेक्शन है मेरे किताब के अंदर, आपको दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन बैंक, बराबर क्या? तो आरटीपी एमटीपी का सेक्शन है, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो मॉड्यूल के अंदर नहीं थे, मतलब न्यू क्वेश्चंस। और ये सर आपकी बुक कब तक अपडेटेड है? तो मैं बता दूं, मेरी किताब है अपडेटेड अप टिल नवंबर 22 एग्जाम्स, सॉरी नवंबर 22 का आरटीपी, मतलब सर एकदम लेटेस्ट वाला, ठीक है क्या? नवंबर 22 के आरटीपी तक इंक्लूडेड है, और एमटीपी में 2 था तो एमटीपी 1 मैंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। अब ये जो 1200 से 1300 क्वेश्चंस है, सर क्या ये सारे इंपॉर्टेंट है क्या? ये सारे करने का? तो आप बोलोगे है ओनली 1200 क्वेश्चन, दैट्स इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे पता है सबसे बड़ा आपका वीक पॉइंट यही है कि आप पहली बार में सब पढ़ लोगे, लेकिन
जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बड़ी तकलीफ आएगी, क्योंकि सर लास्ट डे पे हम इतना सारा तो नहीं पढ़ सकते, और आपको अगर पूछूं कि इंपॉर्टेंट क्या है तो आपको लगेगा सर सब इंपॉर्टेंट है ना। अपने इंसान को पूछेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो अपने जैसे आदमी को तो लगता है सब इंपॉर्टेंट है सर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, अरे यस और नो, है ना। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट के अंदर। सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं क्लास में करवाऊंगा, विच विल बी क्लास वर्क प्लस एलडीआर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलडीआर? एलडीआर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एलडीआर का फुल फॉर्म है लास्ट डे रिवीजन। ये आपको, मुझे पता नहीं कितने सब्जेक्ट में आपको करके दिया रहेगा किसी ने, मैं तो करके दूंगा आपको, ठीक है। तो क्लास वर्क प्लस एलडीआर। एलडीआर का मतलब ये होता है क्या सर ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स यस, बट ये वो क्वेश्चंस है जो कुछ क्वेश्चंस मिलाकर आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज इंडेक्स 1 में 20 क्वेश्चंस है, मैं आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो बाय डिफॉल्ट आपके पूरे सारे कंसेप्ट कवर हो गए और सारे क्वेश्चन भी कवर हो गए। ये बात ध्यान रखना आप, बराबर क्या। तो एक है क्लास वर्क प्लस एलडीआर वाला पार्ट, ठीक है। एलडीआर का मतलब है लास्ट डे रिविजन। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो मैं मार्क कराऊंगा, ऑफकोर्स मैं क्लास में भी कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, इसको हमेशा हमेशा आपको करना है रिटर्न प्रैक्टिस, ऑलवेज। आप हमेशा इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे, लिख कर, स्क्रिबल करो, रफ में करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। आप बोलते हो ना सर एफआर में लिख के कर लेंगे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन कैसे करे? मैं आपको बोल रहा हूं सर इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको हार्डली 200-300 क्वेश्चन दूंगा जो आपको लिख कर प्रैक्टिस करने, उतना तो कर सकते हो ना यार। अगर आपको कोई बोलता कि आउट ऑफ 1300 क्वेश्चन आकाश कंदे विल गिव यू 250-300 क्वेश्चन टू जस्ट राइट एंड प्रैक्टिस, उतना तो कर सकते हो ना। 1/4 से भी कम क्वेश्चन है भाई, उतना तो कर सकते हो ना, उतना तो बन जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट सेक्शन होता है जो हमेशा अपने को लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस विच विल बी आइदर क्लास वर्क, जो मैं क्लास में कराऊंगा, या फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा। क्लास में कराऊंगा या रेपिटेटिव क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, लेकिन ये एलडीआर नहीं होंगे, दिस विल नॉट बी एलडीआर, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इतने, है ना। तो ऐसे केस में क्या करें, ऑफ कोर्स इसको एक बार तो प्रैक्टिस करना चाहिए अपने को, फर्स्ट टाइम में अपन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लेटर स्टेज पे ओनली रिफर, इसको अपने को सिर्फ रिफर करने का जरूरत है। रिफर मतलब जो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है सिर्फ देख लिया, है ना, सिर्फ देख लिया, ये है चलो ठीक है, ये है देख लिया, ये सोल्यूशन था, एक क्वेश्चन था देख लिया, ऐसे। तो जो क्लास वर्क का थोड़े बहुत होमवर्क मैं दूंगा, मतलब क्लास में करवाया या मैंने आपको होमवर्क दिया लेकिन एलडीआर मार्क नहीं करवाया मैंने, तो उसके लिए क्या करना आपको, उसके लिए आपको सिर्फ एक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप सिर्फ रिफर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो होते हैं बैलेंस क्वेश्चंस। मतलब ना ही मैंने उसको आपको एलडीआर करवाया, ना ही होमवर्क मार्क करवाया, ना ही क्लास में करवाया। अब ये बैलेंस क्वेश्चंस कौन से है? दीज आर स्मॉल कंसेप्ट क्वेश्चंस, या फिर आप कह दो स्मॉल थियरी क्वेश्चंस। आप अगर अपनी मॉड्यूल खोल के देखोगे तो देयर आर वेरी स्मॉल स्मॉल कंसेप्चुअल थियरी क्वेश्चंस, है ना। अब ये क्वेश्चन आईसीआई के देने का मोटिव क्या होता है? जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसको कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, उसके पास तो आकाश कंदोई नहीं है समझाने के लिए, बराबर। तो उनको ये कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ के थोड़े बहुत कंसेप्ट का ज्ञान आता है। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मोस्टली नहीं, बराबर। ये सारे क्वेश्चन में से आएगा तो हार्डली 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, आज तक तो कभी आया नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मेन मोटिव एग्जाम में आना नहीं है, ये क्वेश्चन का मेन मोटिव है आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना। तो मैं बोलूं वेन एवर वी आर रीडिंग द कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको अभी इंडेक्स 1 के कंसेप्ट पढ़ाए, बराबर, तो ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं व्हाइल डूइंग द कंसेप्ट। तो मैं बोलूं ये वो क्वेश्चंस है विच आर ऑटोमेटिकली कवर्ड while we study concept in class, while we study concept in class। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है? अब देखो, अगर एज अ फैकल्टी मैं बोलूं तो हम बोलेंगे इफ टाइम परमिट्स रीड वंस, ठीक है। अगर आपको मैं एज अ फैकल्टी बोलूं, ठीक है। अब एक बार फैकल्टी वाला पिक्चर रखते हैं साइड में, एज अ बड़ा भाई बोलता हूं, ठीक है। अगर तुम मेरे को बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी तुम मानते हो, मेरे को मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चंस है, पहला वाला जो सेक्टर है, इसको ऐसा, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करना है इसको
कि कोई माइकल लाल तुम्हारा 1 मार्क नहीं काट सके इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आप सिर्फ रिफर करना, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट आप जानते हो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप जानते हो क्या करना है उसका, क्योंकि ये वो क्वेश्चन जो तो कंसेप्ट और थियरी है, छोटे छोटे ऐसे 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन होंगे बराबर। तो आप जानते हो क्या करना है इसका, ठीक है। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, वरना क्या होता है फिर वो तुम बोलोगे अरे ऐसा बोल दिया वैसा, मैं वो बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम जानते हो एज अ बड़ा भाई होता तो मैं क्या बोलता तुमको, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने सारे क्वेश्चन तुम एफआर में नहीं कर पाओगे, और ये इतने काम के क्वेश्चन नहीं है बराबर। तुम समझ गए ना क्या करना है उसका, ठीक है। तो ज्यादा फोकस आपका, सबसे ज्यादा फोकस ये वाला सेक्टर पे रहेगा, फिर थोड़ा लेस फोकस ये वाला सेक्टर पे रहेगा, और बाकी फोकस ये वाला सेक्टर पे रहेगा। और आपको एक बात बताओ, क्या टेंशन मत लो, डरो मत ये नंबर देखकर, पता है क्यों? ऐसा समझ लो 40-50% क्वेश्चन ये वाले होते हैं आपके मॉडल में, 40-50% क्वेश्चन ये है, ठीक है। अस्मिता कहती है सर समझ गए। वो तुमने वेलकम मूवी देखी है क्या? वेलकम मूवी, ठीक है। वो वेलकम में नाना पाटेकर करता है ना उसको, राजीव राजीव ऐसे, तो तुम समझ गए ना ऐसे ठीक है क्या? तो ज्यादा फोकस इस वाले क्वेश्चंस पे रखना है, ठीक है। क्लियर, डन, ये लिख के रखना है आपको, ठीक है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। और है ना, ये चिंता मत करो सर ये क्वेश्चंस नहीं करना रिस्क हो जाएगा ना, भाई ऐसा नहीं, तुम कर नहीं रहे हो। कंसेप्ट पढ़ते हो तुमने कर लिया उसको ऑटोमेटिकली, तुमने सिर्फ इसको अलग से टाइम इन्वेस्ट करके रीड नहीं किया है, ठीक है। तो सर एग्जाम में आया तो आप वैसे भी लिख पाओगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे कैसे लिख पाएंगे? देखो, जब भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो कंसेप्ट तो आपको आता ही है, तो कंसेप्ट क्वेश्चन आप वैसे भी फ्रेम कर पाओगे। मेन आप यहां आपको दिक्कत आती थी मेन, तो वो आपको ध्यान रखना ज्यादा, ठीक है। चलो ये बढ़िया था गुरु, ओके डन, मजा आ गया। इधर मेरे इधर काफी गर्मी हो गई है यार, तो मैं थोड़ा एसी चला लेता हूँ, है ना। अरे गर्मी क्यों हो गई? क्योंकि आई एम हॉट ना, है नहीं क्या? चलो ठीक है। इंडेस वन के कंसेप्ट हो गए, क्वेश्चंस पे आएंगे अभी फटाफट से, आ जाओ क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज बतानी है मुझे। कुछ क्वेश्चंस को टाइप 3 को लिटरली सरक सरक कर देना, ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा। इधर आओ। अब है ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको है ना कॉमन पूल के नाम से मार्क करवाऊंगा, ठीक है। देयर विल बी फ्यू कॉमन पूल क्वेश्चन, चलो वो बताऊंगा जब आएगा तब बताता हूँ, अभी फिलहाल इतना टेंशन मत लो उसका। तो मैं इंडेस 1 खोज लूँ, पहले मैं सही जगह पे हूं ना, यस। तो आप वॉल्यूम 3 खोलोगे, वॉल्यूम 3 में आप इंडेस 1 का क्वेश्चंस खोलोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। अब देखो इंडेस 1 जैसे छपरी टॉपिक के अंदर भी ऐसा नहीं, कितने क्वेश्चन दे के दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, मैं ये ऐसे स्मॉल थियरी क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं, ठीक है, बराबर ऐसे स्मॉल थियरी क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूँ। ये देखो, ये स्मॉल हो गया, ये स्मॉल हो गया, ऐसे ऐसे चिंदी बिंदी क्वेश्चंस की बात कर रहा। बताओ ये एग्जाम में आएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो पहले उठ के डांस करने का, फिर सोल्व करने का उसको, ठीक है क्या? चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 रीड अंडर होमवर्क, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 रीड अंडर होमवर्क। आओ, कभी दिल्ली में एसी के नाम से डर लगेगा। अरे मैं जाकर आया था अभी हिमाचल 10-15 दिन, मेरा माथा खराब हो गया, मैं इतनी ठंडी सहनी नहीं होती मेरे से। इलस्ट्रेशन नंबर 11 योर मार्क एज होमवर्क, ठीक है। अब आएंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर, मार्क एज एलडीआर। आपको कंसेप्ट समझाना एलडीआर वगैरह का? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एलडीआर वगैरह? मतलब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको एकदम पत्थर की लकीर जैसा करके जाने का, ठीक है। जिधर प्रैक्टिकल चीज आएगी वहां अपन सोल्यूशन किताब में लिखेंगे, जिधर थियरी है तो उधर अपन इधर ही मार्क कर लिया करेंगे, है ना, टाइम बचाएंगे अपन। चलो आ जाओ, क्या बोलते हैं सुन लो। एन एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी, प्लीज 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर। आशरफ अली आ जाओ, चलो। एन एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक दैट इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। एक लोन है जो 9 महीने के अंदर रीपे करना है। आगे, prior to the end of reporting period entity and the bank enter into arrangement, एक अरेंजमेंट में एंटर किया, तुम समझ रहे हो, अरेंजमेंट में एंटर किया, वेयर बाय द एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग लोन विल अनकंडीशनली रोल इनटू अ न्यू फैसिलिटी which expires after a period of 5 years। बोलता है अनकंडीशनल राइट दिया, चाहो तो 5 साल के बाद पे कर देना भाई साहब। 9 महीने का लोन है लेकिन हक दे दिया, अनकंडीशनल राइट दे दिया कि आप चाहो तो इसको 5 साल के बाद पे कर देना। पहला क्वेश्चन, हाउ शुड सच लोन बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट? बताओ, जनता जवाब चाहती है भाई साहब। परफेक्ट आंसर सर, नॉन करंट। वाई? भले ही लोन 9 महीने के अंदर देना है, लाइबिलिटियां, भले ही लोन नॉन करंट 9 महीने के अंदर देना है, लेकिन 9 महीने के अंदर देना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक अनकंडीशनल राइट है कि इसको 5 साल तक हम डिफर कर सकते हैं, तो क्योंकि अनकंडीशनल राइट है तो लोन आपके लिए क्या हो जाएगा?
नॉन करंट हो जाएगा। सिंपल। अरे याद है क्या वो वाला एग्जांपल जो मैंने आपको किताब के अंदर भी करवाया था? ये जिसने रिवाइज किया उसको राइट आंसर आएगा, जो रिवाइज नहीं कर रहा है ना उसका मेरे को मालूम पड़ जाएगा आंसर रॉन्ग आ रहा है करके, ध्यान रखना। आगे, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज अग्रीड अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सपोज ये अनकंडीशनल वाली फैसिलिटी अगले साल मिलती, ये 5 साल वाली फैसिलिटी अगले साल मिलती, तो क्या करंट ईयर में लोन क्या होता? अरे भाई अगर वो फैसिलिटी अगले साल मिलती तो अगले साल आने का नॉन करंट बोलने के लिए, करंट ईयर में तो वो करंट ही होता ना। अगर ये फैसिलिटी आपको नेक्स्ट ईयर मिलती तो एग्जिस्टिंग लोन करंट ईयर में तो करंट कहलाता, वो नेक्स्ट ईयर से नॉन करंट कहलाता। सिंपल। आ जाते हैं। क्लियर है वाला पार्ट? ओके, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तीसरा, विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट। बोलता है ए में आंसर क्या था? नॉन करंट था। विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटी इज फ्रॉम अनदर बैंक। इसका मतलब क्या है? सपोज ये ए के लिमिटेड है, ठीक है, तो उसको जो 9 महीने का लोन रीपे करना है, ये एग्जाम्पल देना बैंक को करना है, ठीक है, देना बैंक को 9 महीने के अंदर रीपे करना है। और ये जो 5 साल की फैसिलिटी दिया 5 इयर्स का, ये किसी न्यू लोन के लिए मिला फ्रॉम अनदर बैंक। सपोज आईसीआईसीआई बैंक ने बोला कि आपको हम जो लोन देंगे वो आपको 5 साल के बाद पे करना है ना? तो वो यही बोलता है इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम अ वन बैंक, एग्जिस्टिंग आपको देना बैंक को रीपे करना है, और जो न्यू फैसिलिटी है 5 साल वाली वो आपको किसी और बैंक ने दिया। तो द मेन क्वेश्चन इज एग्जिस्टिंग लोन जो एग्जिस्टिंग बैंक से है वो क्या रहेगा? अरे भाई ये लोन तो करंट ही रहेगा ना, ये लोन तो करंट ही रहेगा ना, वो तो नया लोन के लिए आपको नॉन करंट आप कह सकते हो, एग्जिस्टिंग लोन तो करंट ही रहेगा ना भाई साहब। तुम समझे क्या? बस यही कहने का वो ट्राई करता है। क्लियर? तो एग्जिस्टिंग लोन को आप क्या बोलोगे? करंट ही बोलोगे। वो नया लोन जो नए बैंक से लिया वो होगा नॉन करंट, एग्जिस्टिंग लोन तो करंट ही रहेगा। तो पूछा क्या था? विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट? ए में आंसर नॉन करंट आया था, तो मैं बोलूंगा यस द आंसर टू ए इज डिफरेंट, यस इट इज डिफरेंट। और डिफरेंट क्या है? द आंसर इज करंट। समझे क्या? सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी इज नॉट येट टाइड अप विद द एग्जिस्टिंग बैंक। बोलते हैं नया फैसिलिटी अब तक टाई अप नहीं किया, अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया फॉर दिस न्यू फैसिलिटी, बट द एंटिटी हैज द पोटेंशियल टू रीफाइनेंस द ऑब्लिगेशन। बोलता है ऐसा 5 साल का कुछ लिखित में नहीं है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है ना? ऐसा तो पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ऐसा तो वो बोलेगा, आशीष बोलेगा, सर भले सिंगल हूं, पोटेंशियल है कि कैटरीना कैफ को पटा लूं, भाई तेरे पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पटी क्या? नहीं ना। तो जब तक नहीं मिला तुमको, जब तक वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जब तक तुमको वो एग्रीमेंट में एंटर नहीं किया डिफर करने का, तब तक तो लोन क्या रहेगा? करंट ही रहेगा भाई साहब। बराबर क्या? तुम्हारे पोटेंशियल से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो वो आके बोलेगा पोटेंशियल मेरा क्या क्या है, तुम्हारे पोटेंशियल कौन देख रहा है भाई? तुमने आइडियली 5 साल में इसको डिफर किया क्या तुमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था डिफर हो रहा है 5 साल तक? द आंसर इज नो। तो एग्जिस्टिंगली वो 9 महीने का लोन है तो वो करंट ही रहेगा। सिंपल। सबको समझता है? मतलब पहले वाले का आंसर नॉन करंट था और बाकी 3 का आंसर करंट आया। ठीक है क्या? तो देखते हैं। अच्छा, उसने डी में भी यही पूछा था, विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट? मैं बोलूंगा हाँ, ए से आंसर डिफरेंट है और आंसर है करंट। बराबर। किसने बोला सर सी वाला वापस से बता दो? मैं पहले ही बता दूं, प्लीज अटेंटिव रहो क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना। विल द आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम वन बैंक, मतलब ये जो 9 महीने का लोन है ये किसी एक बैंक से है, एंड द न्यू फैसिलिटी, ये जो 5 साल की न्यू फैसिलिटी है वो किसी और बैंक से है ना? तो ये जो एग्जिस्टिंग लोन है एग्जिस्टिंग बैंक से, ये तो करंट ही रह जाएगा ना। बस हम यही पूछ रहे, क्योंकि ये तो 9 महीने का ही है, जो 5 साल का ऑप्शन दिया वो तो किसी और बैंक ने दिया, तो ये जो किसी और बैंक का लोन है वो शायद नॉन करंट हो जाएगा, लेकिन हमको किसी और बैंक के लोन के बारे में पूछा ही नहीं है। एग्जिस्टिंग लोन क्या रहेगा वो पूछा है। सिंपल। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? डन। तो ये अपन ने कौन सा वाला पार्ट किया? इलस्ट्रेशन नंबर 13 विच वॉज एलडीआर। अगर आपको चेक करना तो करने का नॉन करंट, करंट, करंट और करंट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको हम एग्जाम में आंसर करेंगे कैसे? आपको क्या लगता है एक एक वर्ड लिखने का आपको मार्क्स मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में सबसे पहले यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। पहले आप वो 4 पॉइंटर्स का डेफिनेशन लिखोगे एंड देन आंसर इन 1 सेंटेंस। फिर आप 1 सेंटेंस में आंसर करोगे हर एक केस को,
कि ये करंट, ये नॉन करंट रहेगा, ये करंट रहेगा, ऐसा आंसर इन वन सेंटेंस करना। आपको मैं बीच बीच में प्रेजेंटेशन टिप्स भी दूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर करो एग्जाम के अंदर। ऑफ कोर्स एज पर इंड एस वन लिखना भूलना मत, ठीक है। अपने को वो रेफरेंस वगैरह भी देना है। जब मैं टेस्ट वगैरह लूंगा और जब मैं आपके टेस्ट को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स भी दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। चलो, तो ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 यही खत्म हो जाता है। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। मार्क दिस क्वेश्चन एज LDR, एल्डोराडो। बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब है ना ये क्वेश्चन आपको मैं मौका दूंगा जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, ठीक है। मुझे देखना है आपको कितना आ रहा है। रिकॉर्डेड वाले आप भी पॉज करके रीड करोगे, लाइव वाले आप भी रीड करोगे और मुझे बताओगे ए वाले पार्ट का आंसर और बी वाले पार्ट का आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, हुआ रीड करके, अब मैं रीड करूंगा, है ना। बनता है कि पब्लिक बोले तो तकलीफ। रीड किया गया तुमने ये, चलो अभी मैं भी रीड करूंगा, सुनना ध्यान से क्या बोलता है, ठीक है। अपने अपने क्लास में एक हिमेश नाम का लड़का भी है रे। हिमेश, क्या बात है। तेरा 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 शुरू, तेरी यादें, तेरी बातें, तन्हारातें, तेरा 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 सुरूर। हिमेश नाम से याद आ गया मेरे को। चलो ठीक है, आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 14। In December 11, an entity entered into a loan agreement with the bank. The loan is repayable in 3 installments starting from December 15. One of the loan convenience is that an amount equivalent to the loan should be contributed by the promoter by 24th March. आपको लगेगा तो सिमिलर एग्जांपल है काफी बराबर, कि प्रोमोटर को पैसा लाके देना पड़ेगा 24th मार्च तक, फेलिंग विच द लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। एज ऑन 24th मार्च द एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब मैं बोलूं डिफॉल्ट हो गया, हैया 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 डिफॉल्ट हो गया भाई साहब, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, छाती पीटो। ऑन डिफॉल्ट होने के बाद ऑन 25th मार्च द एंटिटी अप्रोच द बैंक एंड ऑब्टेन्ड द ग्रेस पीरियड अप टू जून 30th। ब्रीच हो गया, ब्रीच के बाद मांगा भीख, ठीक है, भीख मांगा ऐसा, और ग्रेस पीरियड मांगा कब तक का, सिर्फ 30th जून तक का, ठीक है। अब आप देखोगे तो ब्रीच ग्रेस पीरियड कितने समय का है, मैं बोलूं लेस देन 12 मंथ्स का है। अरे भाई मार्च अप्रैल से लेकर जून तक का मांगा है भाई, लेस देन 12 मंथ्स, 3 महीने का मैक्सिमम मांगा है, ठीक है क्या। चलो, तो अब ब्रीच होने के बाद ग्रेस मांगा और ग्रेस है लेस देन 12 मंथ्स का, तो उस केस में बोलता है लोन क्या रहेगा, तो भाई तो लोन तो करंट रहेगा, पहला आंसर। सेकंड, assume that in anticipation it may not be able to get the contribution by due date in Feb। बोलते हैं ब्रीच होने के पहले ही चला गया, बिफोर ब्रीच ही बोरिया बिस्तर बांध के पोटला लेकर चला गया, बिफोर डिफॉल्ट ही एंटिटी गया बैंक के पास, बोला भाई साहब एक्सटेंड करवा दो डेट। तो जब आप बिफोर डिफॉल्ट ही डेट एक्सटेंड करवा देते हो तो मैं बोलूं उस केस में द लोन रिटेन इज ओरिजिनल क्लासिफिकेशन बराबर, तो उस केस में इट विल स्टे एज नॉन करंट, रिटेन ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो विद वन 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 डे। तो चलो समझ गया तुम लोग को, तो आंसर देख लो, करंट नॉन करंट। सर इसका आंसर कैसे करेंगे, सबसे पहले इंडेस 1 का रेफरेंस देंगे, ब्रीच के बारे में कंसेप्ट लिखेंगे, एंड देन आंसर इन 1 सेंटेंस। तुम समझ रहे हो क्या रे? वो बोलता है ये 3 महीने से क्या होएगा रे, कम से कम भी 30 साल का समय तो देना भाई। चलो ठीक है। अब है ना एक क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं, ये दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 16। नाउ देर इज समथिंग नोन एज कॉमन पूल, सीपी, मैं आज से इसको सीपी बोलूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पूल? कॉमन पूल का मतलब ये वो क्वेश्चन है जो अपन अभी नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो फ्यूचर में आने वाले इंडेक्स में हम पढ़ने वाले हैं, तो फ्यूचर के इंडेक्स जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन पूल क्वेश्चंस हम कभी करेंगे सर, हम कॉमन पूल क्वेश्चंस करेंगे जब पूरा एफआर का सिलेबस हमारा पढ़ के हो जाएगा, उसके बाद हम एक सेपरेट सेशन लेंगे जिधर हम सारे कॉमन पूल क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। तो कॉमन पूल का मतलब है वी विल डिस्कस एंड सॉल्व at the end of syllabus. Why? Because it requires knowledge of future Indies.
ठीक है। अब कॉमन पूल वाले सेल एलडीआर है कि नहीं, वो अपन कॉमन पूल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसको एलडीआर में डालना है कि नहीं डालना है, वो अपन कॉमन पूल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मतलब ये भाई ये अपना घर की खेती है, ये सब कॉमन पूल वगैरह टर्म्स वगैरह तो तुम ये सब देखना मत, मॉड्यूल में खुल के देख रहे हो वेर इज कॉमन पूल रिटर्न, कुछ नहीं मिलने वाला मॉड्यूल के अंदर भाई। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि तुम तन्हा आदमी बाहर जाके देख रहा है मेरे लिए कितने स्वयंवर के रिश्ते आ रहे, कोई रिश्ते नहीं आ रहे तुम्हारे लिए, बराबर का घर की खेती है वो सब। क्लियर है, समझा क्या तुम लोग को? तो इनिशियल चैप्टर्स में इनिशियल टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे उसमें कॉमन पूल थोड़े ज्यादा होंगे। एक बार अपन काफी 50% सिलेबस कवर कर लेंगे तो कॉमन पूल ऑलमोस्ट ना के बराबर आता हुआ चलेंगे। ठीक है क्या? तो 16 को आप मार्क करोगे एज कॉमन पूल। अच्छा, आप ये भी बोलोगे ना सर कोई लिस्ट बना लो कॉमन पूल वगैरह की, मैं बोलूंगा सब अपनी अपनी खुद की लिस्ट बनाओ। ठीक है क्या? सब लोग अपनी अपनी खुद की लिस्ट बनाएंगे। क्लियर क्या? कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अपने एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट और कॉमन पूल की लिस्ट खुद बनाओ। ओके, ध्यान रखना। चलो, अब आप बोलोगे सर आप ही बना के दे दो, मैं दूंगा, लेकिन मैं पूरे सिलेबस के एंड पे दूंगा, क्योंकि मैं अभी देना शुरू कर दूंगा लफड़े हो जाएंगे फिर, बराबर। तो एलडीआर की लिस्ट और पूरे कॉमन पूल के जो लिस्ट है वो आपको एकदम लास्ट में दूंगा मैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मेरे पे डिपेंड मत रहो, मैं नहीं देने वाला, मैं बोलूंगा दूंगा तुम बनाओगे नहीं, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये होमवर्क में करना, इलस्ट्रेशन नंबर 17 रीड इन होमवर्क। 17 को आप होमवर्क में करोगे। अच्छा, 18 को आपको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, दिस इज सेम एज इलस्ट्रेशन 14। मॉड्यूल ने 2 बार उसको रिपीट कर दिया है, मैंने नहीं, मॉड्यूल ने रिपीट किया है। इलस्ट्रेशन 14 की तरह सेम है, अभी तो पढ़ा था वो दिसंबर ये मार्च तक जून तक 3 महीना वाला वो वाला। ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा उसको। 19 को भी यू विल मार्क एस कॉमन पूल। 19 also will mark as common pool. 19, 20 both are common pool. 19 भी कॉमन पूल है सर, 20 भी कॉमन पूल है सर, पक्का कॉमन पूल करवाओगे ना? अरे भाई भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैंने बोला था ट्रस्ट मिया, ऐसा दगाबाजी वाला हरकत नहीं मत करना मेरे साथ में। ठीक है। उसके अलावा ये भी 22 कॉमन पूल, टोटल 4 कॉमन पूल है इसके अंदर। ठीक है, इनिशियल 4 कॉमन पूल है। किसी ने बोला क्वेश्चन नंबर 17 एलडीआर है क्या? अरे नहीं नहीं, होमवर्क वाले एलडीआर नहीं होंगे, एलडीआर होंगे तो मैं क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन चाहिए यार, एक मस्त क्वेश्चन दूं क्या तुम लोग को? आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 पास्ट एग्जाम का, दिखता है ये क्वेश्चन? यस, मार्क इट एज एलडीआर। एलडीआर अपन इसको मार्क करेंगे। अब आप इसको रीड करने वाले हो। ठीक है, यू विल रीड दिस क्वेश्चन। आप मुझे आंसर बताने वाले हो, अगेन जैसे आपने मुझे वैसे उसका आंसर किया था ना, वैसे आप खुद रीड करोगे, इसका आंसर ढूंढोगे। ध्यान रखना, सेकंड वाले पॉइंट में जो ग्रेस पीरियड है वो एग्जैक्टली 12 मंथ्स का है। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में वो ध्यान रखना, और आप प्रोविजन रेफर करके आंसर करोगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, किया गया रीड? मेरे को मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर किया है। अब देखो यार, तुम सब लोग राइट आंसर करोगे तो मजा नहीं आएगा यार, एक कम से कम थोड़ा बहुत तो रॉन्ग आंसर करो ना यार। ऑलमोस्ट हमने राइट आंसर किया, अपने हेमेश भाई ने भी आंसर किया ना भाई, है? हेमेश भाई गाना गाएंगे, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, दीदारे को तार सैया किया। चलो, ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर किया है। तुम लोग यार, मैं नहीं खेल रहा है ऐसे तुम कर रहे हो यार, मैं नहीं खेल रहा। हाँ, एलडीआर क्वेश्चन की तुम, मैं नहीं खेल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, इतना खतरनाक टैलेंट है सर आप में, है क्या? चलो ठीक है, आ जाओ। एंटिटी ए हैड ऑब्टेन्ड अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग January 19, which is subject to certain financial convenience. One of such convenience states that the tenure of the loan, debt equity should be maintained. ठीक है, अगर वो ब्रीच किया तो लोन बिकम्स रीपेबल इमीडिएटली। आगे फिर वो बोलता है ब्ला 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 ब्ला, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द लोन हाउ इट इज क्लासिफाइड इफ एट द फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज नॉट इन ब्रीच। अगर कोई ब्रीच हुआ ही नहीं, अबे अगर कोई ब्रीच हुआ ही नहीं तब तो लोन नॉन करंट ही रहेगा ना, सिंपल। अच्छा, फिर सेकेंड ईयर वो बोलता है भाई डेट इक्विटी रेशियो ब्रीच हो गया एंड दस ब्रीचेस, लेकिन वेवियर मांगा, मतलब ग्रेस मांगा, और वो बोलता है द टर्म्स ऑफ द वेवियर स्पेसिफाई दैट इफ एंटिटी रेक्टिफाइज द ब्रीच विद इन 12 मंथ्स, मतलब एग्जैक्ट 12 महीने का ग्रेस है। विद इन का मतलब ये मत बोलना कि सर 12 से कम है, वो बोलता है तुम्हारे पास पूरे 12 महीने का समय है।
ठीक है, तो मैं बोलूं इधर डिफॉल्ट हो चुका और ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो एग्जैक्ट 12 रहेगा तो मोर देन 12 की तरह इसको नॉन करंट बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, सही सिंपल है। आगे, कंसिडरिंग द फैक्ट्स इन टू अबोव एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग द वेवियर क्लॉज, बोलता है डिफॉल्ट ही हुआ है सिर्फ, लेकिन ग्रेस पीरियड नहीं है, तो उस केस में द लोन विल बी करंट। तुमको समझ में आता है क्या? सर इसको लिखेंगे कैसे? वही सेम चीज, इंडेक्स का रेफरेंस, ब्रीच का कंसेप्ट और फिर एक वन सेंटेंस। तो देख लो, नॉन करंट और करंट। आप मुंबई आ रहे हो, आग लगा दी है? चलो ठीक है, क्लियर है क्या वाला पार्ट? अरे यस सर, नो यस, ठीक है क्लियर है। अब है ना, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, आपको सबसे बड़ी तकलीफ ऑडिट लॉ के अंदर होती है ना, एक हिंट देने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो की थी ऑडिट लॉ में, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। ऑडिट लॉ में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, इतना बड़ा केस स्टडी रहेगा, फिर उसका गांव भर का आंसर रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अपन क्या करते हैं बेवकूफों की तरह, अपन थोड़े से ना इमेच्योर है, पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा, समझदारी किया, फिर अपन आंसर वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ऐसे 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 करके आंसर पढ़ते हैं अपन, ऐसे 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 करके आंसर पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, आप है ना ऐसे कितने सारे आंसर, कितने सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो, क्या आपको सब चीजें याद रहने वाली है क्या? क्या आपको पूरा का पूरा आंसर याद रहने वाला है? 1000 क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हो आपको क्या 1000 क्वेश्चन आंसर याद रहने वाले हैं क्या? नहीं। तो पता है क्या करने का, क्वेश्चन के बाजू में ही 2-3 वर्ड में उसका कंक्लूसिव आंसर लिख देने का। जैसे मैंने बोल दिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर नॉन करंट, सेकंड पार्ट में डिफॉल्ट हुआ ग्रेस एग्जैक्टली 12 है तो करंट, नॉन करंट, और थर्ड पार्ट में डिफॉल्ट हुआ ग्रेस पीरियड दिया ही नहीं तो करंट। ऐसा, ये मैंने कंक्लूसिव आंसर लिख दिया। अब मैं अपने माइंड में फॉर्मेट बना लूंगा कि जो भी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होंगे, पहले मैं सा का रेफरेंस, स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे दूंगा, या जो भी रेफरेंस है वो दे दूंगा, थोड़ा कंसेप्ट लिख दूंगा जो मेरे कंसेप्ट नोट्स में मैंने पढ़ा था, और उसके बाद मैं आंसर वन सेंटेंस कर दूंगा। तुम समझ रहे हो क्या? तो अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे को आदर्श समझा ऑडिट लॉ कैसे टैकल करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे आपको समराइज करने हैं। ठीक है, मेरे को आदर्श ने एक बड़ा मस्त सवाल पूछा है, बोलता सर पैरा नंबर याद करूं क्या? तो है ना, इंडेक्स के नंबर याद कर ले, वो बहुत है। ठीक है, इधर एक तो बैठा फास्ट ट्रैक में, हाँ ऊपर से सपने देखो कौन से, पैरा नंबर याद करूं क्या? अबे ये मेरे को भी याद नहीं होते, समझ रहे हो क्या तुम? तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली ये हर एक इंडेक्स में सोचो, ये पैरा 74 है, तो टोटल इंडेक्स, इस इंडेक्स में मैं बोलूं मिनिमम 74 पैराग्राफ्स हो गए, तो आप याद करोगे पैरा 1 में क्या था, पैरा 2 में क्या था, पैरा 3 में क्या था? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इंडेक्स का नाम नंबर याद कर लो, बहुत है बेटे उतना। ठीक है, बोलता है हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाओ क्या? बेटे थाईलैंड का टिकट पहले बुक करा ले तो काफी है उतना, बैंकॉक का बुक करा ले उतना काफी है, स्विट्जरलैंड की बातें अभी नहीं। ठीक है, वो बोलेगा सर थाईलैंड जाना होगा तो हनीमून पे क्यों जाऊंगा, अकेला जाऊंगा? देखो कैसी कैसी बातें करते हो तुम, फालतू फालतू। एनीवेज आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने किया, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप एलडीआर मार्क करने का, एमटीपी आरटीपी पास पेपर का। देखो जो भी मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है ना, उसको वी हैव रिफर्ड एज इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 वगैरह, बराबर। और जो भी एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चन है उसको वी हैव रिफर्ड एज क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 वगैरह। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? ठीक है, हंसते हंसते क्या तुम लोग, हाँ? स्मूथ आकाश भाई, स्मूथ ऐसा कोई लिखता है, बैचलर्स। ये तुम लोग क्या, तुम लोग एक्साइट क्यों जाते रहे बात बात पे? वापस आओ इधर, थोड़ा सा तुम लोग को छूट दिया नहीं कि निकल जाते हो किधर भी। ठीक है, अब चलो ये क्या बोलते हैं सुनो, एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आइटम्स। ठीक है, कुछ तो इनके पास ट्रायल बैलेंस का आइटम्स है। हाउ शुड दीज आइटम्स बी क्लासिफाइड? ये आइटम्स को हम करंट बोले या नॉन करंट बोले एज पर इंड एस 1? हाउ शुड दीज आइटम्स बी क्लासिफाइड एज पर इंड एस 1? सबसे पहला है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन विच एन एंटिटी डील्स। अब सुनना मेरी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, ये आपको सारे पार्ट के अंदर दोगलापंती आंसर करना है। सर दोगलापंती क्यों? क्या आपको बोला है क्या रिसीवेबल्स कितने समय के अंदर पैसा देने वाले हैं? द आंसर इज नो, है ना? तो आपको दोगलापंती आंसर कैसे करने का कि इफ द रिसीवेबल्स विल गिव द मनी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल देन करंट, इफ द रिसीवेबल वोंट गिव द मनी अंडर ऑपरेटिंग साइकिल तो नॉन करंट। ऐसा। सर एडवांस टू सप्लायर, आपने सप्लायर को एडवांस दिया, जैसे आपने मुझे कैसे फास्ट ट्रैक की फीस एडवांस में भरी, वैसे एडवांस टू सप्लायर। तो अब जो आपने सप्लायर को एडवांस दिया है, करंट की नॉन करंट?
अगेन दोगलापंती। अगर आपको लगता है कि वो डेफिनेशन मीट कर रहा है करंट का या ऑपरेटिंग साइकिल में फॉल कर रहा है तो करंट, वरना नॉन करंट, सिंपल। अच्छा, इनकम टैक्स रिसीवेबल, आपने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा करवाया ज्यादा ज्यादा, अब आपको रिफंड आने वाला है। अब नॉर्मली रिफंड 12 महीने के अंदर आ जाता है, तो करंट, मतलब आपको लगता है कि 12 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा तो करंट, अदरवाइज नॉन करंट। इंश्योरेंस पेयर्स सेम, बराबर। इंश्योरेंस पेयर्स का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। ये डी वाला पार्ट फिर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ए बी सी का पहले आपको मार्किंग कराता हूं मैं, सुन लो। आप बोलोगे सर मजाक है या सवाल, अब मैंने एलडीआर क्यों मार्क करवाया इसको, आरटीपी में आ चुका, देखो आरटीपी 21, एमटीपी 22, मैं बोलू एग्जाम 23, ऐसा पैटर्न फॉलो बनाना मत कुछ भी, बट आ सकता है, ठीक है। देख लो रिसीवेबल्स का कैसे आंसर किया है। सबसे पहले बोलता है रिसीवेबल्स दैट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल करंट, है ना, ध्यान रखना, दैट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड क्या था, एडवांस टू सप्लायर, तो बोलता भी है इफ एडवांस आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल करंट, है ना, और ऑफ कोर्स नहीं है तो नॉन करंट। अच्छा आगे, मतलब इन्होंने दूसरा वाला आंसर किया नहीं, दूसरा भी करना चाहिए था ना, इफ नॉट देन नॉन करंट, इफ नॉट देन नॉन करंट, ऐसा। उसके अलावा इनकम टैक्स रिसीवेबल, ये देखो कि इफ रिसीवेबल रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स करंट, एल्स नॉन करंट, हाँ ऐसा बोला, एल्स नॉन करंट, ठीक है। को संकेत बोलता है आप एग्जाम में आ रहे हो, आप मुंबई आ रहे हो, एनीवेज, ठीक है। ये अपना हो गया एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब आता है चौथा पार्ट, ये फिर भी क्रिटिकल है, मेरी बात ध्यान से सुनना इसको लेकर। जब इंश्योरेंस स्पेयर्स की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये स्पेयर्स, अभी इसके बारे में अपन एक इंडेक्स में पढ़ेंगे, वो है इंडेक्स 16। क्या होता है पता है क्या, वो बोलता है ये स्पेयर्स आपकी इन्वेंटरी भी हो सकती है, या फिर ये स्पेयर्स, जो स्पेयर्स है स्पेयर्स, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है। अगर आप इस स्पेयर्स को इन्वेंटरी मानते हो तो इन्वेंटरी तो ऑलवेज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, तो ऑलवेज करंट, एज इन्वेंटरी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और पीपी रहेगा तो नॉन करंट होता, पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट होता है तो नॉन करंट, ऐसा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसे आंसर कुछ किया होगा, ठीक है। देख लो कि इंडेक्स 16 स्टेट्स स्पेयर्स में बोला, इंडेक्स 16 में अपन डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। तो वो बोलता है इंश्योरेंस पेयर्स दैट आर ट्रीटेड एज पीपी वुड बी नॉन करंट, वेयर एज इंश्योरेंस पेयर्स ट्रीटेड एज इन्वेंटरी वुड बी क्लासिफाइड एज करंट, ऐसा। तो ये वाला पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब अभी याद करना पड़ेगा, इंडेक्स 16 में वो कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या वाला पार्ट, यस। तो ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन किया अपन ने, ठीक है। क्लियर है क्या क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये डी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी सब में दोगलापंती आंसर, ओके। उसके अलावा संकेत नॉन करंट असेट, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। और लेट मी सी, और मुझे कौन सा क्वेश्चन मुझे दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन अपने पास, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 25, ठीक है क्या, या आप होमवर्क में जस्ट रीड कर लेना एक बार, ठीक है, जस्ट रीड। मैं बता दूं दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट के ऊपर बेस नहीं है, तो एक बार से रीड कर लेना इसको, ठीक है। ये मार्किंग अपलोड नहीं होने वाली, दीपक पूछ रहा सर ये क्वेश्चन बैंक की जो मार्किंग अपलोड होगी नहीं होने वाली है, मैं क्वेश्चन बैंक कैसे अपलोड करूँ, इट इज कॉपीराइटेड, तो इट वोंट गेट अपलोडेड, ध्यान रखना। और लेट मी सी, और अपन क्या कर सकते हैं, चलो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 मिला, ये भी एलडीआर, क्वेश्चन नंबर 3 एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर का है, एलडीआर, ठीक है। आ जाओ, अब आपको मैं दूंगा 2 मिनट, आप ये पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक केस बहुत ट्रिकी है जिसमें आप मिस्टेक करोगे, बट ये भयंकर एलडीआर है, मतलब मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप में से मैक्सिमम लोग एक आध जगह पे गलती कर सकते थे, ठीक है। तो आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू रीड दिस क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वाले आप भी पॉज करके रीड करोगे, बट खुद से रीड करोगे और आंसर करने का कोशिश करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, हर जगह पे कुछ ना कुछ आप मार्किंग करोगे, और फिर अपन डिस्कस करेंगे। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलो टाइम्स अप।
मेरे को मैक्सिमम लोगों ने काफी डिटेल्ड आंसर दिए चैट बॉक्स के अंदर, रिकॉर्ड वाले। आई होप आपने भी कुछ ना कुछ आंसर लिखा रहेगा साइड के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, चार्म लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा नाम देखो ना, चार्म लिमिटेड, चार्म इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच is into manufacturing of wires and cables and has assessed its operating cycle to be 15 months। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है। द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। आगे, विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर गिव योर ओपिनियन बेस्ड ऑन द रिलेवेंट इंडेज। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 CR, ठीक है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कंपनी टू मेक अ डिपॉजिट। अपन डिपॉजिट दे रहे हैं किसी को, जब भी आप डिपॉजिट देते हो ना किसी को, तो इट इज ऑलवेज रिफंडेबल, बराबर। तो जब आप डिपॉजिट दे रहे हो तो वो एक असेट की तरह होता है, बिकॉज आज आपने डिपॉजिट का पैसा जमा किया, कल आपको रिफंड आ जाएगा उसका, बराबर। तो डिपॉजिट देना इज एन असेट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इज अ लाइबिलिटी, ध्यान रखना। तो है ना, अपने को डिपॉजिट जमा करवाना है, तो पहले असेट की बात हो रही है ये, ठीक है। टू मेक अ डिपॉजिट, तो मैं बोलूंगा इट इज असेट काइंड ऑफ ए थिंग। डिपॉजिट देना इज एन असेट, पहले वो भी मालूम होना चाहिए आपको। करंट है कि नॉन करंट है वो ठीक है, असेट की लाइबिलिटी हो तो बताओ, ठीक है। कितने का डिपॉजिट देना है? 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 20% मतलब 2 करोड़ का डिपॉजिट आपने दिया रहेगा, वो दिया हुआ भी है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अबाउट 14 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना है, कॉन्ट्रैक्ट 14 महीने में हो जाएगा। अब बोलते हैं 70% ऑफ द डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इमीडिएटली, मतलब मैं बोलूं 70% डिपॉजिट का पैसा 14 मंथ्स में आ जाएगा, क्योंकि वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा। एंड बैलेंस 30% ऑफ द डिपॉजिट विल बी रिफंडेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 30% पैसा कब आएगा? कंप्लीशन आएगा 14 मंथ्स, उसके 3 महीने के बाद 17 मंथ्स में आएगा। तो जो पैसा 14 मंथ्स में आने वाला 70% वो करंट, और जो पैसा 14 + 3 17 मंथ्स में आएगा 30% पैसा वो नॉन करंट। तो मैं इधर समरी में लिखूंगा उसको इधर ही बाजू में, ठीक है। 2 करोड़ 70% आएगा 14 मंथ्स में करंट, बराबर, और 30% आएगा 17 मंथ्स में नॉन करंट असेट। अच्छा असेट भी बोल दूंगा, करंट असेट नॉन करंट असेट, बराबर। ये मेरा पहला वाले का जवाब था, डन। वो बोलता है कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट द डिपॉजिट एज फुल नॉन करंट, तो मैनेजमेंट डिसीजन करेक्ट, द आंसर इज नो, इनकरेक्ट है ये। पूरा 2 करोड़ नॉन करंट नहीं है भाई, थोड़ा करंट है थोड़ा नॉन करंट है, ध्यान रखना। हो गया ये वाला पार्ट, डन। आगे, द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल्स दैट आर ड्यू विद इन 14 मंथ्स। कुछ ट्रेड रिसीवेबल है जो 14 मंथ्स में ड्यू है, बराबर, और है एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द अमाउंट विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अरे भाई, तो उस केस में अगर ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा मिलने वाला तो करंट ही रहेगा। बोलता है मैनेजमेंट वुड लाइक टू प्रेजेंट एज करंट, इज इट करेक्ट? यस, यस करेक्ट, करेक्ट है, वो करंट ही रहने वाला है, ठीक है, सिंपल। क्लियर क्या है वाला पार्ट? चलो, क्या बोलते हैं प्रकाश, बोलता ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पढ़ा है। प्रकाश लेक्चर नंबर 1 जाके देखो, ऐसा फालतू एलिगेशन मत मारो, पढ़ना ही नहीं चाहता मेरे को ऐसा। ये तुम लोग को ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कल अपन ने डिस्कस किया था ना लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था करंट असेट का। यस और नो? वी आर डिस्कस्ड ना कि ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली होता क्या है। चलो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द अभी ये एक इंपॉर्टेंट वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे को लगता है इसमें आईसीआई का थोड़ा सा वो है। देखो सब लोग यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ सुनना, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये एक ऐसा केस है जहां मेरे को लगता है आईसीएआई का आंसर मेरे को एक्यूरेट नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, वो आप भी एग्री करोगे, देख लो। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द कंपनी हैज गिवन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट। जब आप डिपॉजिट रिसीव करते हो तो फ्यूचर में आपको उसको रिफंड करना है, तो इट इज लाइक अ लाइबिलिटी, ठीक है। डिपॉजिट जब आप रिसीव करोगे तो लाइबिलिटी की तरह हो गया वो। कितने का? 4 करोड़ का। आगे, 3 करोड़ इज रिसीव फ्रॉम एक्स एंड 1 इज रिसीव फ्रॉम वाई, ठीक है। These are repayable on completion of the contract. However, if the contract is cancelled within the contract term of 18 months, then the deposit becomes repayable immediately. ठीक है। अब वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर 18 मंथ्स है,
मतलब मैं बोलूं इट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। द क्वेश्चन इज, अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो वो बनेगा पेबल इमीडिएटली। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है तब तक तो वो नॉन करंट ही रहेगा ना, बिकॉज इट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड। तो मैं बोलूं जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है तो बोथ बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज जो कितना था 4 करोड़ ना, बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स डिपॉजिट 3 CR प्लस 1 CR, मेरे हिसाब से बोथ शुड बी नॉन करंट लाइबिलिटी। क्योंकि अपन ने अभी ब्रीच में यही पढ़ा ना कि जब तक कैंसिल ना हो, जब तक ब्रीच ना हो तब तक तो वो नॉन करंट है, और ये पीरियड भी 18 महीने का, इट इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल ऑल्सो। तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, द कंपनी इज पॉजिटिव अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्स बट इज इन डाउट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाई, ठीक है। अच्छा, तो इसका ऑल्टरनेटिव आंसर ये भी हो सकता है कि आप कहोगे कि क्योंकि आपको एक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कोई डाउट नहीं है, तो एक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था 3 करोड़, तो एक्स का जो 3 करोड़ है क्योंकि इस पे डाउट नहीं है तो नॉन करंट, और वाई वाले में शायद डाउट है आपको, तो वाई का जो 1 करोड़ है वो आप करंट में दिखा दो, बिकॉज आपको उसके अंदर क्या है, डाउट है, ठीक है, डाउट है, इज एन डाउट। ये एक ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है। अब बोलता क्या, द कंपनी वांट्स टू प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ 3 CR एज नॉन करंट एंड 1 CR एज करंट, मतलब ये सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव इनको चूज करना है। इज द मैनेजमेंट डिसीजन करेक्ट, तो आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, या फिर आप बोलोगे सर नहीं, लेकिन क्यों, हम इंटेंशन क्यों देखे, अब तक तो कोई ब्रीच हुआ नहीं है तो अब तक पूरा नॉन करंट बोलना चाहिए। ये दो में से आप एक आंसर बोलोगे। अब मैं कहता हूं कि ICAI ने दोनों ही बोला है, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। अब ICAI का आंसर देख लो क्या है। ICAI बोलता है, ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एक्स विल फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड, वो बोलता है कि अपने पास ये है कि रिफंड करना पड़ सकता है, बराबर, तो डिपॉजिट विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज करंट इन बोथ केस एक्स एंड वाई। वो बोलता है दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आप करंट लगाओ। अब मुझे यही दिक्कत है, मुझे, मैं बोला था ना मुझे डाउट है आईसीआई के आंसर पे थोड़ा इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट करंट हो जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि भाई तुमको भले 18 महीने में देना है बट जल्दी देना पड़ सकता है ना ब्रीच किया तो, अबे ऐसे तो फिर जिंदगी में सारे कॉन्ट्रैक्ट करंट ही है, नॉन करंट होएगा ही नहीं। ऐसे तो जो ब्रीच का पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, 10 साल का लोन है लेकिन प्रोमोटर पैसा नहीं लाया तो रीपेबल ऑन डिमांड, तो ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं लाएगा तो आज से ही करंट बना दे, तो फिर इस दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। तुम समझ रहे हो क्या, तो मेरे को थोड़ा सही लगता नहीं है वाला पार्ट, लेकिन सर एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, बराबर क्या, यस। अच्छा देखो, आप आर्ग्यू कर भी सकते हो आईसीआई करेक्ट है करके, बट मेरे को थोड़ा सा वो क्लैरिटी देता नहीं है वो चीज, क्योंकि वो बोलते एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है जो भी, और वैसे भी अपन ड्यू देखते हैं, एक्सपेक्टेशन तो क्या देखते हैं अपन, एनीवेज। तो आईसीआई बोलता है कि बोथ आर करंट लाइबिलिटी, तो आपको आईसीआई वाला आंसर याद रखना है, आपको ये वाला आंसर याद नहीं रखना है, सिंपल, ध्यान रखना, ठीक है। आईसीआई के हिसाब से बोथ आर करंट लाइबिलिटी। अब इस पर और चर्चा देखो, आईसीआई ने जहां थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट किया है, लड़ो मत, याद रहेगा तो कर लो, नहीं याद रहेगा तो जो लॉजिक आपको समझता है उसके हिसाब से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अच्छा, चौथा वाला भी इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला भी इंपॉर्टेंट है, सुनना क्या है। द कंपनी इज प्लानिंग टू रिप्लेस अ मशीनरी, इट हैज गिवन एन एडवांस ऑफ 1 CR फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विच विल बी डिलीवर्ड इन 6 months। अब आप 6 महीना पढ़ के पता है क्या बोलोगे कि सर ये एडवांस तो करंट होना चाहिए, लेकिन जब भी आप एडवांस दे रहे हो किसी परचेज ऑफ मशीन के लिए, तो ये एडवांस 6 महीने का हो, 2 महीने का हो, कितना भी हो, ये एडवांस को हम बोलते हैं प्यार से कैपिटल एडवांस। ऐसे एडवांस को कैपिटल एडवांस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपने मशीन के लिए दिया है, किसी परचेज ऑफ न्यू मशीन के लिए दिया है। और जितने भी कैपिटल एडवांस होते हैं इस दुनिया में, जितने भी कैपिटल एडवांस होते हैं इस दुनिया में, वो सारे के सारे, जितने भी कैपिटल एडवांस होते हैं इस दुनिया में, वो सारे के सारे आपके लिए पता है क्या होते हैं, नॉन करंट।
जितने भी कैपिटल एडवांस होते हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे नॉन करंट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, बराबर। तो ये जो 1 CR है इट विल बी नॉन करंट विच विल बी डिलीवर्ड इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। आगे बोलता है इट हैज सोल्ड द ओल्ड मशीनरी फॉर 0.5 CR, द पेमेंट फॉर ड्यू विच इज विद इन 10 months। अच्छा, अब एक और 0.5 CR है जो आपको मशीन के बेचने पे आने वाला है, मतलब दिस 0.5 CR इज रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। अब मशीन के सेल का रिसीट को कैपिटल रिसीट नहीं बोलते, ये नॉर्मल रिसीट है आपके लिए क्योंकि मशीन तो बिक चुकी है, तो ये रिसीवेबल है विद इन 10 months। तो अब कोई कैपिटल रिसीट नामक चीज नहीं होती, ठीक है। तो मशीन का पैसा आना हो या किसी का भी पैसा आना हो 10 महीने के अंदर आने वाला है ना, तो जो 0.5 CR है वो 0.5 CR आपके लिए होगा करंट, ठीक है, लेकिन जो 1 CR है वो आपके लिए होगा नॉन करंट, जो 1 CR है वो आपके लिए होगा नॉन करंट, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो वो देख लो, इधर बोलता भी है कि 0.5 CR जो है दैट विल बी करंट, और 1 CR परचेज कैपिटल एडवांस नॉन करंट, है ना। अब है ना, अच्छा थर्ड वाले में आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो सर डिफरमेंट का ऑप्शन नहीं है वगैरह वगैरह। देखो जो भी है, मैंने अपना पॉइंट आपको बताया कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि यहाँ ना ही वो ऑपरेटिंग साइकिल में फॉल कर रहा है और ना ही विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो मेरे हिसाब से वो नॉन करंट होना चाहिए, ठीक है। बट ऑफकोर्स आईसीआई का एक अलग अजम्पशन है उसके अंदर, वो बोलता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाए तो रिफंड तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो वो कैंसल, वो ऐसा मानता है कि कैंसलेशन पे आपको रिफंड करना है, तो इसलिए वो दोनों को करंट मान रहा है, बराबर क्या। लेकिन मेरा पॉइंट ये भाई जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक तो 18 महीने में देना है ना, जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक तो 18 महीने में देना है, तो तब तक तो वो नॉन करंट होना चाहिए ना। वो तो कैंसिल हो गया उसके बाद अब करंट बोल देना उसको, तुम समझ रहे हो क्या। चलो एनीवेज ठीक है, अपने अपने पॉइंट है वो है उसके अंदर, जाने दो। उसके अलावा लेट मी सी, ठीक है, तो ये अपन ने ये कर लिया, ये कर लिया। क्वेश्चन 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 जो भी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो एडिशन 5 में आपको नहीं दिखेंगे, करना कुछ नहीं, इसका बता रहा हूं मैं, सुन लो। इफ देर आर फ्यू क्वेश्चन जो आपको एडिशन 5 में नहीं दिखते हैं, है ना, बाय चांस, तो वो एडिशनल क्वेश्चन की शीट में आपको दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे आपको, एडिशनल क्वेश्चन की शीट में दिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है क्या। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करना, और आपको अगर ये अपनी किताब में नहीं दिखता है तो यू विल फाइंड दिस एडिशनल क्वेश्चन शीट, एडिशनल क्वेश्चन फॉर एडिशन 5, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन की शीट कहाँ मिलेगी आपको, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी वो शीट, ठीक है, मैंने आपको ड्राइव पे अपलोड करके दे दी है। एक आपको ये रीड करना है, और क्या रीड करेंगे, नहीं बाकी ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में मार्क कर देना। अच्छा, आपने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 किया, द क्वेश्चन नंबर 3 विच वी जस्ट डिड, उसका एक सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24, मैं बोलूंगा सिमिलर टू क्वेश्चन 3 ऑफ एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर, वेरी मच सिमिलर जो आपने अभी जस्ट पढ़ा। तो ये आप करोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो खुद से। और ठीक है, बस इंडेक्स 1 में अगर आपको करना है, सुनना, अगर आज के बाद, अगर आज के बाद आपको इंडेक्स 1 पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, सुन लो। आप अपन ने जो 3 4 कंसेप्ट पढ़े हैं, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, ब्रीच, आप ये 3 कंसेप्ट पढ़ने का, बराबर। और जितने मैंने एलडीआर क्वेश्चंस बताए उसको अच्छे से रफ में प्रैक्टिस कर लेना, लिखकर रफ में स्क्रिबल करके कर लो, क्योंकि थियरी इंडेक्स है ना, तो स्क्रिबल कर लेना। और जो होमवर्क वगैरह है उसको एक बार रिफर कर लो, कहानी खत्म। जो बाकी सारे क्वेश्चंस है वो आपके ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ते वक्त कवर हो जाते हैं, उसको आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना है, करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई, आपके पास है टाइम तो कर देना। लेकिन अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है तो आप उसमें अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो चलेगा। ऑफकोर्स इफ यू हैव टाइम यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चंस अगेन इफ यू हैव टाइम, बट इफ टाइम इज अ कंस्ट्रेंट यू ऑलवेज नो विच एरिया टू फोकस ऑन, ठीक है। दिस इज नॉट नोन एज सिलेक्टिव स्टडी, इट इज नोन एज स्मार्ट स्टडी। मतलब आपको जब पता है कि काफी सारे कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ने से हो जाते, सॉरी काफी सारे क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ने से हो जाते, तो मैं उस पर डबल टाइम नहीं डालूंगा, स्मार्टनेस उसको हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने
पूरे सब्जेक्ट को कंसाइज करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली पास कौन होता है? पास वो होता है जो अपना पूरा सब्जेक्ट वो एग्जाम के पहले रिवाइज कर सके। देखो आपने भी अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया तो एक चीज आप फेस करते हो, पहली बार में आप पूरा पढ़ लोगे, प्रॉब्लम आएगी उसको रिवीजन में और प्रॉब्लम आएगी एग्जाम के 1.5 दिन पहले कवर करने में। एफआर में तो अपने को 5 दिन मिलता है, फिर भी प्रॉब्लम आती है, बराबर। तो जब तक आप सब्जेक्ट को कंसाइज करना नहीं सीख रहे हो ना, तब तक आपके लिए दिक्कत आएगी। तो अगर किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट में अपनी पोजीशन चेक करनी है तो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड फोकस ऑन कंसाइजिंग द कंटेंट। आप पहली बार में भले ही पूरा पढ़ लो, लेकिन उसके बाद कंसाइज करते हुए चलना, ताकि रिवीजन में आपको एग्जैक्टली पता है कितना पढ़ना है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको एग्जैक्टली पता है कितना पढ़ना है। वो कंसाइजनेस पे आप, मैं एफआर की बात नहीं कर रहा हूं, एफआर में आपकी मदद मैं कर दूंगा, एफआर में मैं हूं आपके लिए, आपको वो मेहनत नहीं करनी है। एफआर में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं बता रहा हूं एसएफएम, ऑडिट, लॉ, डीटी, आईडीटी, एसईएमपी इलेक्टिव, वहां आपको करना है एकदम बराबर। क्या आशीष बोलता है बात में दम है, मैं बोल रहा ना तुमको, जो भाई जो 1.5 दिन में पढ़ के, जो 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेता है ना अपना रिवीजन, वो पास हो जाता है। और जो 1.5 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाता है, आप समझ लो आपने कोई चीज है ना पहले 2-3 बार अच्छे से पढ़ी है, लेकिन 1.5 दिन में वो रिवाइज नहीं हो पाई, 1.5 दिन में वो कवर नहीं हो पाया, आपको एग्जाम में वो याद नहीं आएगा। लेकिन जो चीज आप 1.5 दिन में कवर कर ली है वो आपको याद आ जाएगा। तो एफआर में तो मैं हूं, एफआर में तो आई एम टेलिंग यू कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से आपको लास्ट में जाके देखना है, कौन से आपको रिवीजन पे देखना है, कितना आपको प्रैक्टिस करना है, किसको रिफर करना है, किसको इग्नोर करना है, वो एफआर में मैंने बता दिया आपको। हर इंडेक्स में बताऊंगा आपको, हर इंडेक्स के अंदर, लेकिन बाकी में आप ही को करना है वो चीज। ठीक है, चलो परफेक्ट है। क्या ऑपरेटिंग साइकिल वाले कंसेप्ट में अनकंडीशनल देखना पड़ेगा क्या? नहीं, अजीत नहीं देखना होता वो। चलो एनीवेज, तो अच्छा सुनना, अभी अपना इंडेक्स 1 मोटा मोटी खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। अभी अपन एक ब्रेक के बाद ऑफकोर्स एक नया इंडेक्स शुरू करेंगे, लेकिन सुनो ना, अपनी एक प्रथा है। अब वो प्रथा क्या बोलती है सुनना, जब भी कोई इंडेक्स खत्म हो जाता है ना, तो अपन एक चीज करेंगे, ठीक है। मतलब मैं ऐसा तुमको बोलूंगा कि सर से मुरी चुनरी जाए, अपना एक ऐसा है, आप, मैं ऐसा बोलूंगा सर से मुरी चुनरी जाए, और आप बोलने का सरक सरक सरक। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन एक इंडेक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सुनना ना, जैसे अभी ये फर्स्ट इंडेक्स है तो सुन लो, जैसे इंडेक्स 1 खत्म तो सुन लो, सर से, है ना, सर से मुरी, सुनना सुनना, सर से मुरी चुनरी जाए, सर से मुरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। मजा आ गया, ठीक है। तो इंडेक्स 1 भले मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आपका रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना मेरा पढ़ाना जरूरी है, उससे ज्यादा आपका रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंडेक्स 1 अपन ने सरका दिया है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, ब्रेक के बाद अपन मिलते हैं और अपन एक नया इंडेक्स शुरू करने वाले, और वो है इंडेक्स 16, है ना। तो मजा आने वाला है भाई साहब, ठीक है। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, फिर आपको ब्रेक का टाइम बताता हूँ, रुको, हाँ ठीक है, चलो।